हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखेंगे। तो गांधी जी वाला चैप्टर हम लोग देख रहे थे, जिसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। और अब हम आगे देखेंगे नमक सत्याग्रह। नमक के लिए क्या किस प्रकार से चीज़ें नहीं, इस चीज़ को देखिएगा नज़दीकी से एक नज़र में। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर इस बार करेंगे ग्रीन, है ना। चलिए ग्रीन से देख लेते हैं एक बार, नज़दीक से एक नज़र से देखिए नमक सत्याग्रह को। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधारक कार्यों पर केंद्रित कर दिया। जो समाज में सुधार होने थे उस चीज़ में गांधी जी लग गए। 1928 में उन्होंने 1928 बात कीजिएगा आप, 1928 के असहयोग आंदोलन 1917 18 1920 के समय पर चला आपका, और गांधी जी 1915 में आए थे, है ना। तो अब देखिए कि कम से कम 8 साल बाद, ठीक है ना, 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस बार सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन देखने को मिलेगा आपको इधर पर। बहुत बढ़िया चीज़ है साइमन कमीशन, है ना। तो साइमन कमीशन जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। साइमन कमीशन भाई इंग्लैंड से आया था, इसमें एक भी व्यक्ति भारत का नहीं था। तो साइमन कमीशन गो बैक के नारा लगाए गए थे, है ना। अब इस चीज़ को देखिए कि विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था। कैसा वाला? साइमन कमीशन गो बैक वाला अभियान चलाया जा रहा था। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया था, है ना। तो बारदोली में भी आंदोलन हुआ था और ये आपका जो है साइमन कमीशन गो बैक वाला भी अभियान चला था। गांधी जी बिल्कुल इसमें निकल के बाहर की साइड नहीं आए थे कि फ्रंट पे आपको दिख जाए कि बारदोली आंदोलन में, या फिर आप बात करें कि इसमें साइमन कमीशन गो बैक में गांधी जी आपको कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे जो है हाथ गांधी जी का ही था। आगे देखिए इसमें क्या है। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन फिर किया लाहौर शहर में। कहाँ पे किया? लाहौर में। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक तो जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था इस चीज़ में। जो लाहौर अधिवेशन था, याद रखिए एग्जाम में पूछता है, जो 1929 का दिसंबर का लाहौर का अधिवेशन था कांग्रेस की मीटिंग का, उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा यहीं पर की गई थी। बहुत पूछता है कि जिस वर्ष जो कांग्रेस का अधिवेशन था, कौन से वर्ष में पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई और उस समय पर इस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्ण स्वराज तुम्हें पता है 1929 में किया गया था, ये तो बन जाता है जल्दी से। लेकिन उस समय पे कांग्रेस की मीटिंग कहाँ हुई थी और उस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और कहाँ हुई थी? तो लाहौर अधिवेशन, है ना, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई, फिर से अब पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा कर दी गई। 26 जनवरी को की गई थी, 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, तो इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता दिवस कर दिया। बल्कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ट्रांसलेट है ये बुक, इसलिए यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस लिखा हुआ है। गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या बोले गांधी जी? उन्होंने कहा कि यदि यानी स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांव और सभी शहरों, यहाँ तक कि सब जगह किया जाए तो अच्छा होगा। मतलब हर जगह तक स्वतंत्रता का नारा लगना चाहिए। अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ, मतलब स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने खुद अपने आप में बोल लिया था। स्वतंत्र नहीं हुए थे 26 जनवरी को 1930 में, जब पूर्ण स्वराज की मांग की थी, लेकिन खुद से झंडा फहरा दिया था कि हम स्वतंत्र हो गए, है ना। लेकिन असली स्वतंत्रता आपको 1947 में मिली थी 15 अगस्त के दिन। इसलिए कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? तो वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। और रिपब्लिक डे 26 जनवरी आपकी गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। तो इंग्लिश की बुक का ट्रांसलेट है, इसलिए इसको स्वतंत्रता दिवस बोल दिया, है ना। और हालांकि उस समय पे लोगों ने उसको स्वतंत्रता दिवस ही बोला था कि हम अपने आप में स्वतंत्र हो गए। देखिए गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए।
राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोहों की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कारणों में, चाहे वह है सूत कताइयों अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदू और मुसलमानों का पुनः मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह संभव नहीं है। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है, और यह भी यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार होगा। अब दांडी मार्च देख लीजिए। दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दे दिया गया था। मतलब जो नमक बेचा जाता था या नमक जो खाने के लिए लेते थे वो राज्य को एक अधिकार था, एक अधिकार के कारण वहाँ पर टैक्स लगता था, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अनुदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया था। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। चलिए देखिए आगे। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज्य को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा को पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। लॉर्ड इरविन को गांधी जी ने बता दिया था कि हम नमक यात्रा पर निकलने वाले हैं, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को न समझ सका। उसको लगा ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, करने तो जो कर रहे हैं, यही सोचा इरविन ने। उस महत्व को वो समझ ही नहीं पाए कि गांधी जी क्या करने वाले हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया था। एग्जाम में पूछता है कहाँ से स्टार्ट किया था। 3 हफ्ते बाद भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। कानून की निगाह में अपराधी बन गए आप, अपने वहाँ पर नमक का उत्पादन कर दिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समानता नमक यात्राएं आयोजित हो गई और जगह जगह जिसको जैसा पता चला तो वहाँ भी नमक यात्राएं शुरू हुई, वहाँ भी नमक कानून तोड़ा गया। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक उठाते हुए तो दिखाए गए हैं। नमक सत्याग्रह क्यों हुआ था, चलिए इसको देख लीजिए। नमक विरोध का प्रतीक क्यों था, इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा है। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया था, बिना कर, जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था। नमक का मूल्य क्या है, नमक आज भी आप बात करें तो 1 किलो नमक आपका खड़ा नमक लेने जाएंगे 4-5 रुपये में आ जाता है आज भी। तो अब नमक की उस समय कीमत क्या रही होगी। टाटा का नमक लाए आप, वो बात अलग है, आयोडीन वाला, लेकिन आप खड़े नमक की बात करें तो वो 5 रुपये किलो आज की डेट में इतनी महंगाई के बाद 5 रुपये किलो है ना। और उस समय भी क्या था, उस समय पे मान लीजिए 1 रुपया अगर कीमत होगी तो टैक्स के रूप में लोगों को 14 रुपये देने पड़ते थे। 14 गुना टैक्स लगता था नमक की कीमत से। अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती थी। अतः यह राष्ट्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता पर कर लगाती थी। यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती थी और प्रकृति ने जिसे बिना किसी श्रम के उत्पादित किया था उसे नष्ट कर देती थी। अतः किसी भी वजह से किसी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को भी उसका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विश्लेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता था। विभिन्न स्रोतों में भारत के सभी भागों में इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियां सुना रहा हूँ। तो ये कहानी लिखी हुई है, देखना इसको, इसमें कहानी में क्या लिखा हुआ है। टनोना सही पर कई मन नमक कोंकण तट पर नष्ट किया गया था, जानबूझ के नष्ट किया गया था, जमाया नमक। दांडी से भी इस तरह की बातें पता चली हैं, जहां कहीं भी ऐसे
क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा लेने की संभावना दिखती है। वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता था। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। नमक एक अधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब यह है कि अधिक राष्ट्रीय खर्च। चौथा, और इस मूर्खता का चरमोत्कर्ष भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाही थी। अब देखिए, नमक एक ऐसी चीज़ है, जैसे आप खाना बनाएंगे तो नमक चाहिए ही चाहिए, कुछ हो जाए, है ना, बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। और उस पे भी लोगों से हज़ारों रुपया उगा लिए जाते थे। नमक 1 रुपये का है तो टैक्स के नाम पर 14 रुपये लिए जाते थे। सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से यह कर अस्तित्व में बना रहा। आज जनता पर्याप्त रूप से जाग चुकी है, अतः इस कर को समाप्त करना होगा। कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा, यह लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। चलिए देखिए आगे, हम कल नमक पर कानून तोड़ेंगे। तो ये गांधी जी ने की बात 6 अप्रैल को तोड़ा था गांधी जी ने। तो ये बात कब की लिखी हुई है? 5 अप्रैल की लिखी हुई है, जो गांधी जी ने बोली थी, हम कल नमक का कानून तोड़ देंगे। देखिए क्या बोला गांधी जी ने, इस चीज को समझिएगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में बोला, क्या कहा इन्होंने, कि जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस समुद्र तटीय टोले की तरह चला था तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी यह अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा था कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चित ही यह छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई यह कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें शांति और अहिंसा का हाथ कम नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं। अगर सरकार चाहे तो वह अपने इस आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी। जब नमक कानून तोड़ा तब की गांधी जी बात कर रहे हैं, मतलब उससे पहले की बात करें। नमक कानून तो 6 अप्रैल को तोड़ा था। जब सरकार यह कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस नहीं है, इसलिए आप शांति के मार्ग पर चलें। शांति की सेना को क्या गिरफ्तार कर लेगी सरकार, जब कोई अहिंसा नहीं हो रही है वहाँ पे, है ना। जब हिंसा नहीं हो रही है और अहिंसा वाला मार्ग है तो क्या कर लेगी सरकार? उसमें भी तो होगा कि किया क्या है तो आप गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, मतलब सरकार की हम प्रशंसा कर सकते हैं, है ना। सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वह एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही यह फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि यदि यह सवाल अलग है, हो सकता है कि सरकार हमें ऐसा ना करने दे, मतलब हो सकता है वहाँ पर सरकार हमें रोके, है ना। लेकिन उसने हमारे जत्थे के बारे में जो है धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है, उसके लिए वह अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात व देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो क्या होगा? यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रहती है। पूरा राष्ट्र जब एकजुट हो जाता है तो क्या करना नेता का, हम खुद कर लेंगे अपना काम, है ना, सीधी सी बात है। अब देखिए आगे क्या हुआ। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थीं। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां एक जमाने में वे बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह
इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार संतुष्टों को हिरासत में लेने लगी। क्या हुआ आगे देखिए, नमक और क्या हुआ, नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताइए, 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी एक थे। गांधी जी तो वही सबसे आगे थे नमक सत्याग्रह में, तो उनको तो सबसे पहले गिरफ्तार किया जाएगा। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर डालने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। इन रिपोर्टों में रास्ते के गांव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएंगे। देखिए आगे, बसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप, क्या बोला इन्होंने गांधी जी ने, एक मिनट देखिए इधर पर क्या बोला गांधी जी ने, कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की हैं। सही बात है भाई वो भी इंसान है, उनका खून भी लाल है, अपना खून भी लाल है। फिर उनको इतना दबा कुचला क्यों मानते हो आप? गांधी जी तो ये चीज़ मानते नहीं थे, ना वो हिंदू मुस्लिम मानते थे, ना वो ऊंची कास्ट नीची कास्ट मानते थे, ना छोटा बड़ा मानते थे, कुछ नहीं मानते थे गांधी जी। गांधी जी जानते थे कि हमारा राष्ट्र है और इस राष्ट्र के हम लोग हैं, बस एक हैं हम सब। आपको क्या करना है? अछूतों के साथ की हैं जो गलतियाँ। स्वराज के लिए हिंदू मुस्लिम फारसी सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये चीज़ नहीं हुई, तभी तो इंडिया और पाकिस्तान विभाजित हो चुका था, वरना कुछ नहीं होता। मुसलमानों ने अपना अलग गुट बना लिया था और ये सब फूट डाली थी अंग्रेजों ने, है ना। ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे थे। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे थे। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे। सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी पुलिस अधीक्षक, क्या लिखा हुआ है, सुप्रिटेंडेंट जो भी लिखा हुआ अधीक्षक। देखिए, श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। इसका कलर चेंज करते हैं, अब इसका कलर करेंगे अब इस बार पिंक। देखिए, नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। किस स्रोत से? देखिए, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रकार ने उनके तकुगे जैसे शरीर और मकड़ी जैसी पीडू का खूब मजाक उड़ाया। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पतले थे गांधी जी, एक पसली वाले टाइप। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है। शरीर की नहीं, मन की ताकत होती है। लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे थे जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इधर पे देखिए, ये बना हुआ है, इनकी मीटिंग चल रही है 1931 में, और इधर पे आप देखेंगे कि कौन कहाँ बैठा है, तो इसको आप पढ़ लेना और देख लेना। इसमें बताया गया है कि दाएं बाएं कौन कहाँ बैठा है, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि कौन पर्सन कैसा दिखता था, है। वैसे आपको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको सबकी तस्वीर मिल जाएंगी। पृथक निर्वाचन के बारे में समस्या क्या थी, तो ये समस्या आपकी बड़ी थी, इस चीज़ को देखेंगे। इसमें गोलमेज सम्मेलन आपके बताए गए हैं। गोलमेज सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पृथक निर्वाचन के बारे में समस्या क्या हो गई थी? गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्ग यानी नीची जात वाला वर्ग, दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रस्ताव के खिलाफ अपनी दलील पेश करते हुए क्या कहा गांधी जी ने? अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करने से उनकी दास्ता स्थायी रूप से लेगी। क्या आप
चाहते हैं कि अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य ही बने रहें। पृथक निर्वाचिका से उनके प्रति कलंक का यह भाव और मजबूत होता जाएगा। जरूरत इस बात की है कि अस्पृश्यता का विनाश किया जाए, और जब आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लें तो एक अड़ियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा एक कमतर वर्ग पर थोप दी गई यह अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जब आप इस अवैध व्यवस्था को नष्ट कर देंगे तो किसी को पृथक निर्वाचन की आवश्यकता ही कहाँ रह जाएगी, बताइए। संवाद देख लीजिए, क्या संवाद हो रहा था। नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। देखिए कौन कौन सा कारण था। पहला कारण क्या था, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए। भारत की नज़र में थे, अब दुनिया की नज़र में पहुंच गए नमक के कारण। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दूसरी, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुष तक ही सीमित रखें। इन्होंने समझाया। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों को उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी, वो भी इस चीज़ में थी। तीसरा क्या था, तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन नहीं टिक सकेगा। बहुत बड़ी जनसंख्या में नमक कानून तोड़ा गया था और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। अब आपको हटना पड़ेगा। अंग्रेजों को ये चीज़ समझ में आ गई थी, डरने लगे थे नमक कानून तोड़ने के बाद। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन हुए। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई। इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते हुए। गांधी इरविन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी शर्तों में सबना अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। इरविन ने क्या बोला कि सबना अवज्ञा को आप वापस लीजिए। सारे कैदियों की रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल हो गया। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। उस समय पे इरविन वायसराय था वहां का। चलिए देखिए आगे कहाँ थे हम लोग। रेडिकल राष्ट्रवादियों ने यह समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पाए। अभी स्वतंत्रता नहीं मिली इनको नमक कानून तक 1930 तक। ठीक है, गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गांधी जी का कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजी रजवाड़े का दावा था कि अंग्रेज का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है। तीसरी चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक BR अम्बेडकर की तरफ से थी, जिनका कहना था कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टी निचली जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं करती। इनका ये कहना था, बताइए, मतलब अपने अपना हो जाता है। BR अम्बेडकर निकले थे जो, ये तो आप जानते हैं दलित वर्ग से थे, तो इनका अपोजिट साइड चलता था। देखिए भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जो गोलमेज हुआ था, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। पहले सम्मेलन में गए जब, गोलमेज का कुछ बड़ी बात नहीं थी भाई। गोलमेज पर लोग वागों ने बैठ के सम्मेलन कर दिया तो उसका नाम पड़ गया गोलमेज सम्मेलन। चौकोर में सम्मेलन हो जाता है अगर इस प्रकार से मेज बनी होती इनकी तो, ठीक है, तो गोल बनी तो गोलमेज सम्मेलन हो गया। चलिए देखिए आगे। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी ने बिल्कुल हमदर्दी नहीं दी। अपनी बहन को लिखे एक नजदीकी खत में महात्मा गांधी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे शूद्र हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे, है ना। इसको पढ़ लेना, पृथक निर्वाचन पर अम्बेडकर के क्या विचार थे, अम्बेडकर जी क्या बोले।
अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए विलिंगडन ने क्या लिखा, सॉरी ये चीज़ यहाँ से डिस्टर्ब हो गई, यहाँ से देखिएगा, ये विलिंगडन का खत था उसकी बहन के लिए, अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में विलिंगडन ने क्या बोला, विलिंगडन ने लिखा था कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। बताइए, वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम माना जाता है। भगवान मानते थे गांधी जी को, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीति चाल है। मतलब बताइए, मतलब उसने उस खत में क्या लिखा कि जो दिखता है वो रियल में गांधी है नहीं, है ना, जो है वो गांधी दिखता नहीं है। ये चीज़ लिखी। देखता हूँ कि अमीर की प्रेस उसको गजब का आदमी मानती है, लेकिन यह सच है कि हम ही निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के बीच रह रहे हैं जो गांधी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फिर से एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया, में सीमित प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया। सबसे ज़्यादा संविधान की व्यवस्थाएं हमारी 1935 के एक्ट से ही ली गई थी। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाथसियों के कट्टर आलोचक हो गए थे। हिटलर नाथसी वगैरह पिछले चैप्टरों में पढ़ रखा है हम लोगों ने 9th 10th में। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनकी युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया। युद्ध समाप्त मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने 1940 में यहाँ पर मुस्लिम लीग ने उप महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश नहीं रह गया था। अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन 3 धुरियों में बट चुका था। मुस्लिम लीग बट गई थी। अभी तक इंडिया और जो है ब्रिटिश शासन चल रहा था। अब क्या हुआ, एक और चीज आ गई निकल के, मुस्लिम लीग 3 धुरियों में बट चुका है। अब इसका कलर चेंज कीजिएगा, ब्लू कर लेते हैं, अपना ब्लू ही सबसे अच्छा लगता है। इसी समय ब्रिटिश में एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी जिसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे, लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल यहाँ पे आए, कट्टर साम्राज्यवादी थे। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टीफर्ड क्रिप्स को भेजा। क्रिप्स मिशन याद होगा आपको, तो 1942 में आया था। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर दूरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यवाही परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। यानी जो क्रिप्स मिशन है उसमें आप भारतीयों को डालो। इसी बात पर वार्ता टूट गई। अब वो बोले हम क्यों डालेंगे अभी भारतीयों को। बोले ठीक है, बात खत्म, हटाइए, वार्ता टूट चुकी है, यहाँ से मत डालो। अगर आप कोई मान लीजिए फैसला लेंगे और वहाँ में कोई भारतीय नहीं है तो भारत के पक्ष में फैसला कैसे लेंगे। और वहाँ पे भारत की बात रखने वाला कौन है मिशन में? कोई नहीं। भारत छोड़ो देख लीजिए क्या रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 1947 में जाकर अंग्रेजों को यहाँ से पछाड़ दिया था। आगे देखिए 1943 देख लीजिए क्या हुआ 17 में। 19वीं सदी के आखिर में जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था। गैर ब्राह्मण, उसमें कोई ब्राह्मण नहीं था। इस आंदोलन ने 1930 के दशक तक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। 1943 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवा नेताओं ने सेवा दलों तथा तूफान दलों के साथ मिलकर एक
प्रति सरकार समांतर की स्थापना कर ली थी। मतलब एक और सरकार संग साथ साथ चली। उन्होंने जन आंदोलनों का आयोजन किया था तथा रचनात्मक कार्य किए। कुणबी किसानों के दबदबे और दलितों के सहयोग से चलने वाली 17 प्रति सरकार सरकारी दीवान और अंतिम दौर में कांग्रेस की असहमति के बावजूद 1946 के चुनाव तक चलती रही थी, फिर टूट गई थी। उसके बाद कोई जो है उसका सपोर्ट नहीं कर रहा था 17 सरकार का। देखिए इसको देखिएगा, भारत छोड़ो, ये इंपोर्टेंट है आपका, है ना, क्योंकि भारत अब अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ेगा। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या बोला, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा दिया गांधी जी ने 1942 में। और यहीं पर गांधी जी ने एक और नारा दिया था, करो या मरो। इसका मतलब ये नहीं कि मरो, इसका मतलब ये था आप करते जाओ, जिंदगी जब खत्म होगी करते जाओ। आगे देखिए, का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विरोध को दबाने में सरकार को साल भर से ज़्यादा समय लग गया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। इस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे। उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथ ही अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे हुए थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। चलिए देखें आगे। जब जून 1944 में विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था, 1939 से 44 तक चला था, तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस लीग के बीच फासले को पाटने यानी भरने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। मतलब जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख थे, है ना, तो बार बार गांधी जी ने उनसे बात की कि आप इस चीज़ को क्या रख रहे हैं भाई, हिंदू और मुस्लिम ख़त्म कीजिए ना इसको, है ना। तो 1945 में ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड बोवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया। 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधानमंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया, कैसी, जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती है। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हुआ। यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब में फैल चुकी थी। कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में बोवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन बने। माउंटबेटन, है ना, 47 में माउंटबेटन आ चुके थे फरवरी में, और हमें आज़ादी कब मिली थी, 15 अगस्त को। बोवेल के बाद माउंटबेटन आए। वायसराय नियुक्त हुए। उन्होंने वार्ताओं के लास्ट वायसराय पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, माउंटबेटन। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। बढ़िया व्यक्ति थे। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास विफल हो गया था, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन होगा, ये वायसराय ने बोला, है ना। औपचारिक सत्ता स्थानांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की थी, तो बहुत देर तक करतल
ध्वनि होती रही असेंबली के, मतलब ऐसे कुछ, मतलब कौन सी भी, हाँ देखिए तो रहा महात्मा गांधी की जय हो, करतल ध्वनि चलाई और नारा दिया महात्मा गांधी की जय हो। असेंबली के बाहर भीड़ बोल रही थी महात्मा गांधी की जय हो। आखिरी बहादुराना दिन, इसको देखिए, आखिरी बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, ना ही कहीं पे झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने, बताइए, उपवास थे गांधी जी। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजन था, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। मतलब गांधी जी की जब आप कहानी पढ़ेंगे या गांधी ने जो जो किया है, मतलब एकदम इमोशनली हो जाते हैं, एकदम आंखों में आंसू आते हैं गांधी जी की बातें पढ़ने में। चलिए देखेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना आप लोग। उनकी जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पंडितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों के आह्वान किया कि वे अतीत को भुला दें। उनका मानना ये था कि भाई विभाजन मत करो, इसलिए व्रत में थे, ठीक है। बुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति से रहने का संकल्प ले लें। गांधी जी और नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। कांग्रेस ने दो राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी दो राष्ट्र सिद्धांत, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो भी उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखा जाना चाहिए। पाकिस्तान में हालात हो रहे थे, क्या थे? भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा तथा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं बोला जाएगा, नहीं माना जाएगा, सभी को राज्य की ओर से संरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रतावाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। यहाँ से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी से ही शरणार्थियों की आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगीं। बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति दी गई। कई लोग इस बात पर नारे लगाने लगते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। डीजी तेंदुलकर के शब्दों में, गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहाँ भी जाना चाहते थे। हर जगह भाई गांधी, जहाँ किसी को प्रॉब्लम है, गांधी जी को लगता था हम वहाँ जाएं और लोगों की जो है प्रॉब्लम ख़त्म करें। लेकिन वहाँ वे किस मोह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली से वे मुसलमानों की पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। देखिए इधर से 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ। वे अविचलित अपना काम करते रहे, खूब हुआ हमला, ठीक है, कोई बात नहीं, गांधी जी का ये था। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीते सालों में इस दिन यानी 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। वह स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसने शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोहभंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी धर्मों, वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी, भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने आशा भी दी जाती थी कि यदि भी भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बढ़ चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई सभी मित्र भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे। मतलब ये चीज़ बोली, एक रहेंगे, एक पाकिस्तान और इंडिया की बात कर रहे हैं और आज आप देख ही रहे हैं हम कितने एक हैं। देखिए आगे, गांधी जी ने
स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती संबंध बनाए रखें। बहुत सारे भारतीयों को उनका यह सहृदय आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी को शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा को एक युवक ने उनको गोली मारकर उनको मौत की नींद सुला दिया। मार्टर्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस, इस दिन 30 जनवरी को। उनके हत्यारों ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। पुणे का रहने वाला था। गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक करता था और गांधी जी को मुस्लिमों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर दौड़ गई। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदयस्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका, अभी पढ़ा था ना टाइम पत्रिका क्या क्या बोली गांधी जी के बारे में। टाइम पत्रिका ने उन्हें बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। किससे की? अब्राहम लिंकन के बलिदान से उनकी तुलना की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मार्थ अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मार्थ हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये चीज़ पत्रिका में लिखी गई, टाइम पत्रिका ने लिखी, क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम में लिखा, दुनिया जानती थी कि उनकी मृत्यु पर वैसे ही मौन, किनकी मृत्यु? गांधी जी, वैसे ही मौन धारण कर लिया जाए जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और साधारण काम था। अब देखिए गांधी को समझना, देख लीजिए इस चीज को, गांधी को किस प्रकार से बताया गया है। गांधी को समझना, देखिए इसको, सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन, पढ़ लीजिएगा इसको। कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको समझ में ना आए, है ना, तो पढ़ लेना इसको, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक घटना पत्रों के आईने में, तो इस चीज़ को पढ़ लेना किस प्रकार से घटना रही हैं। इन चीज़ों को सबको पढ़ना है जो येलो येलो वाले बॉक्स दिए हुए हैं, है ना। मेरे प्रिय जवाहरलाल, ये एक पत्र है तो इसको पढ़ लेना कि क्या लिखा हुआ था। मेरे प्रिय बापू, इनके बारे में पत्र में क्या लिखा हुआ था। प्रिय जवाहरलाल के बारे में लगा हुआ है। इसके बाद छवि गढ़ना, तो किस प्रकार से महात्मा गांधी की छवि गढ़ी जाती थी, किस प्रकार से महात्मा गांधी को बोला जाता था, इस चीज़ को पढ़ना। पुलिस की नज़र में गांधी जी क्या थे, इस चीज़ को पढ़ लेना। ये भीड़ आपकी कहाँ की दिखाई गई है? गृह विभाग की पाक्षिक रिपोर्ट, गोपनीय थी ये रिपोर्ट। कैसी थी? गोपनीय थी। इसको पढ़ लेना आप लोग, अच्छी रिपोर्ट है, पूरा पढ़ लेना। इधर से अखबारों में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, इस चीज़ को देख लेना, है ना। ये चैप्टर होता है इधर पे आपका समाप्त। बहुत चैप्टर बहुत अच्छा था। जहाँ भी समझ में ना आया हो तो आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। कल्पना नायक 76 नाम से आपकी आईडी है मेरी, है ना। क्या लिखा हुआ है? कल्पना नायक 76। और अगर आपको फिर भी आईडी ना मिले तो आप, लोगो लगा हुआ है यही चैनल वाला, और फिर भी आपको आईडी ना मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। अगर आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पर्सनली उसको सेंड कर दीजिए, मतलब मैसेज कर दिए, मुझ डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, तो मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगी आराम से, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, और सबसे अच्छा है आपका, आप कमेंट में ही मैसेज कीजिए। कमेंट करेंगे तो कमेंट में देखती हूँ सबके, एक कमेंट अगर आप देखेंगे तो एक एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, और एक एक कमेंट का आंसर देती हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए आपको कमेंट करना है। कमेंट करने के साथ साथ अगर आपको फिर भी ना आए तो आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, कहीं भी, तो फॉलो कर दीजिए। और मैं आपकी जो है कल से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगी, तो उसमें बड़ी बड़ी ऐसे हम लोग टेस्ट करेंगे, क्विज करेंगे, है ना, उसको भी फॉलो कर लेना। चलिए मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।